Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of September week 2. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर वीक 2 के करंट अफेयर्स पर। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देता हूं उसे भी बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, हर एक चीज को रिलेट करते हुए पढ़ना है। चलते हैं आज के अपने पहले न्यूज की ओर और हमारा पहला न्यूज आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना recently unveiled unit 1 of मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल क्वेश्चन आ गया कि हमारे देश की हेल्प से कौन से देश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। तो उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इंडिया की हेल्प से 1320 मेगावाट का ये जो थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है बागेरहट डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसमें रामफल नाम की जगह है, वहां पर इसे लगाया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुलाना कौन से डिवीजन में पड़ता है? वो पड़ता है खुलाना डिस्ट्रिक्ट। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना देखो, मैत्री थर्मल पावर प्लांट इंडिया की हेल्प से कौन से देश में लग रहा है? बांग्लादेश में। ठीक है, कितने मेगावाट का है ये भी पता चल गया, 1320 मेगावाट का है। मैत्री की बात चल रही है। मैत्री वर्ड क्यों दिया? तुम्हें पता है कि ये मैत्री दिवस मनाते हैं? इंडिया ने जब बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजाद करवाया था, इंडो पाक वॉर हुआ था। तो जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो उस दिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, जब इंडिया और जो बांग्लादेश है उनके संबंध आपस में अच्छे हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश के लिए इंडिया पाकिस्तान से लड़ा था। तो उस दिन को भी, ठीक है, वो दिसंबर में डे आता है, शायद 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा डे? मैत्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के संबंध उस दिन जुड़े थे पाकिस्तान को हराने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से देश में लगाया गया है? बांग्लादेश। ठीक है, और मैत्री डे वो भी पता चल गया है। दोनों बातें पता चल गई, लेकिन ना यहाँ पर कंफ्यूज आप लोग ना हो। कंफ्यूजन कहीं ये याद कर लो, सर एक मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी तो होती है। हाँ भाई, मैत्री नाम की जो एक्सरसाइज होती है उसमें कंफ्यूज ना हो जाना, वो होती है थाईलैंड के साथ। कौन से देश के साथ? थाईलैंड के साथ होती है। कहीं लगा दो, मैत्री भी बांग्लादेश के साथ होती है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति होती है। संप्रीति वो बांग्लादेश के साथ है, ना कि मैत्री। लेकिन मैत्री थर्मल पावर प्लांट, मैत्री नाम से डे, वो इंडिया और बांग्लादेश के लिए है। लेकिन मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड की होती है। ठीक है, पता चल गया है। उसके साथ साथ और पॉइंट कि अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चली। ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम मिताली, मैत्री नहीं, मिताली एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में चली है। और साथ साथ बांग्लादेश को इंडिया ने इनवाइट किया। बांग्लादेश को इंडिया ने इनवाइट किया G20 समिट में। सभी को पता है एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है। G20 का मेंबर तो नहीं है बांग्लादेश, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को इंडिया ने इनवाइट कर लिया। सभी को पता है कि G20 की 2023 की प्रेसिडेंसी जो 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुकी है, 30 नवंबर 2023 तक इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है। तो अब प्रेसिडेंट है तो सारे G20 देश इंडिया में आ रहे हैं। पहली पहली मीटिंग उदयपुर में हुई है। ठीक है, G20 के बारे में। अगले साल G20 की प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ना, इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया कि आप आ जाओ G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ गेस्ट। मेंबर तो नहीं हो, एज अ गेस्ट तो आ ही सकते हो। ठीक है, तो ये भी पता चल गया बांग्लादेश के बारे में। ये तीन बातें मैंने बांग्लादेश के बारे में बताई, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मिताली एक्सप्रेस और बांग्लादेश एज अ गेस्ट कंट्री। ये तीन चीजें बांग्लादेश के बारे में पहले न्यूज से पता चली है। ठीक है, न्यूज नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं न्यूज नंबर 2 की ओर।
न्यूज नंबर 2 आता है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज लॉन्च यूएस स्टार्टअप सेतु। यूएस स्टार्टअप सेतु, सेतु स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन द बे एरिया ऑफ सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। तो बात ये चल रही है, अभी हाल ही में ना एक सेतु इनिशिएटिव लॉन्च किया हमारे देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा। कौन सा इनिशिएटिव? सेतु इनिशिएटिव लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा, जिसका मेन मोटिव क्या है कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स है ना, वो स्टार्टअप में यूएसए के लोग पैसा लगाएं, यूएसए के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में स्टार्टअप में पैसा लगाएं। ठीक है, इसके लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सेतु। सेतु स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो वो पैसा लगाएंगे, हो सकता है अपनी स्किल्स यहां पर इंडिया को दे, हो सकता है इंडिया के लोगों में स्किल प्रोग्राम चलाएं ताकि यूएसए के स्किल्स जैसे स्किल्स इंडिया के स्टार्टअप में भी आ सके। तो यहां पर सिंपल सा याद रखना है, सेतु इनिशिएटिव पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है अभी हाल ही में यूएसए के लोगों का इंडिया में स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, चलो अब स्टार्टअप की बात चल रही है, स्टार्टअप की बात चल रही है तो स्टार्टअप के अंदर जो स्टार्टअप अच्छे लेवल पर काम कर जाते हैं, तुम्हें मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, वो यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टोकॉर्न। यूनिकॉर्न जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन हो जाता है, डेकाकॉर्न जिसका वैल्यूएशन 10 बिलियन हो जाता है, हेक्टोकॉर्न जिसका वैल्यूएशन 100 बिलियन को क्रॉस कर लेता है, उनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप, डेकाकॉर्न स्टार्टअप, हेक्टोकॉर्न स्टार्टअप। अच्छे लेवल वाले स्टार्टअप इस कैटेगरी में आने लग जाते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप, डेकाकॉर्न स्टार्टअप और हेक्टोकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, और साथ साथ अभी मोदी जी ने क्या किया था? अरे डे भी तो सेलिब्रेट करवाया था, एक स्टार्टअप डे बोला था। 16 जनवरी हर साल मनाया जाएगा, कौन सा डे? नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। दोबारा सुन लो, ये 3 स्लाइड इस स्टार्टअप के बारे में थी। सेतु इनिशिएटिव, यूएसए से इंडिया के स्टार्टअप में पैसा अट्रैक्ट करने के लिए सेतु इनिशिएटिव पीयूष गोयल जी ने शुरू किया। स्टार्टअप के टाइप्स पता चले, तीसरा स्टार्टअप डे पता चला, 16 जनवरी को मनाते हैं। तो ये तीनों बातें स्टार्टअप्स के बारे में थी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड न्यूज की ओर। आप लोगों के लिए हमेशा छांट छांट के न्यूज लाई जाती है ताकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आता है, प्राइम अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली अभी वर्चुअली लॉन्च किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड निक्षय, NIKSHAY, निक्षय 2.0। ठीक है, निक्षय 2.0 पोर्टल शुरू किया टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक। तुम्हें सभी को पता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल, जिसमें टीबी से कैसे बचा जा सकता है, टीबी पेशेंट्स कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं, सारी बातें इस पोर्टल पर अवेलेबल है। अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, टीबी पेशेंट हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है, दवाइयों के बारे में सब कुछ पता चल सकता है इस निक्षय पोर्टल पर। ये अभी हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान ये शुरू किया, और निक्षय पोर्टल किसने शुरू किया? इंडिया की 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। सभी को पता है इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब 2025 का क्या फंडा है तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है, ये ना WHO ने बोला था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था टीबी फ्री कंट्री। क्या बोला था? टीबी, पहले इन्होंने बोला था टीबी फ्री वर्ल्ड। इनका टारगेट है 2030 तक, 2030 तक पूरे वर्ल्ड को क्या करना है? टीबी फ्री। 2030 तक पूरे वर्ल्ड को टीबी फ्री बनाना है। बट इंडिया वालों ने कहा अरे 2025 का वेट नहीं करेंगे, इंडिया विल बिकम टीबी फ्री अप टू 2025। फिर इंडिया ने इनकी बातों को थोड़ा सा और मोल्ड करके वो कहा कि हम तो 2025 में टीबी फ्री हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड बाकी आप देख लो।
हमारा ये टारगेट है कि हमें 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री करना है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया टीबी फ्री WHO का टारगेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं आयुर्वेदा डे। प्रीवियस क्लास में बताया था आयुर्वेदा डे कब होता है, धनवंतरी जयंती वाले दिन, धनतेरस वाले दिन। अरे दिवाली से जो पहले होती है, एक दिन पहले आ जाता है। ठीक है, तो एक दिन पहले से कहने का मतलब है तेरस, समझ गए ना, 2 दिन पहले हो गया धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन, धनवंतरी जयंती वाले दिन आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। इस बार मनाया गया 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को इस बार आयुर्वेदा डे मनाया गया, जिसका थीम हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। इस बार आयुर्वेदा डे का 7th एडिशन था, 23 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका थीम हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा इसका थीम रखा गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। चलते हैं अपने आयुर्वेदा से रिलेटेड बाकी डेज पर, जो 2021 में बाकी डेज के लिए तो कोई स्पेशल फिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आयुर्वेदा डे को छोड़कर। ठीक है, ये आयुर्वेदा डे को छोड़कर बाकियों का कोई भी लोचा नहीं है, वो तो हमेशा हर साल सेम ही को मनाए जाते हैं। ठीक है, ये है आयुर्वेदा डे। बाकी आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बाकी सारे डेज मैंने यहाँ पर पहले भी आप लोगों को लिस्ट ये वाली दे रखी है। ठीक है, और उसके साथ साथ आयुष के बारे में, आयुर्वेदा की फील्ड में कौन सा अवार्ड मिलता है, धनवंतरी अवार्ड। धनवंतरी अवार्ड, धनवंतरी देवताओं के डॉक्टर हुआ करते थे, धनवंतरी, तो उन्हीं के नाम से धनवंतरी अवार्ड आयुर्वेदा की फील्ड में दिया जाता है। और उसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नेसारी को आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दिया गया है। तनुजा नेसारी को आयुर्वेदा रत्न अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, ये थे आयुर्वेदा से रिलेटेड पॉइंट, दोबारा देख लो। आयुर्वेदा डे 23 अक्टूबर को इस बार मनाया गया, धनतेरस वाले दिन हर बार मनाया जाता है, इस बार धनतेरस 23 अक्टूबर की थी। ठीक है, इसकी थीम हर दिन हर घर आयुर्वेदा रखी गई, इस बार इसका 7th एडिशन था। ओके, ये भी पता चल गया। उसके साथ साथ आयुर्वेदा से रिलेटेड बाकी डेज के बारे में डिस्कशन किया है। आयुर्वेदा की फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, धनवंतरी अवार्ड। और उसके साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नेसारी को यूके की पार्लियामेंट ने आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से नवाजा है। तो ये सारी बातें आयुर्वेदा 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 पर थी। ठीक है, चले अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो ना हमेशा और हमेशा न्यूज को सेग्रीगेट किया करो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अलग अलग करके इसलिए लेकर आता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, हर एक चीज सेग्रीगेशन मेथड से आप लोग पढ़ सको। ठीक है, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज प्लान टू बिल्ड अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है, लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में इंडिया का पहला पहला मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। मैरीटाइम समझते ना, समुद्री विरासत। ठीक है, जो भी समुद्र से निकलने वाले जो भी मोती हैं, शंख हैं, उससे रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड एक म्यूजियम बन रहा है, ये कह सकते हैं। इंडिया का पहला पहला मैरीटाइम म्यूजियम भी बोल सकते हैं, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कहां पर बन रहा है, लोथल गुजरात में। इंडिया का पहला मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है, लोथल गुजरात में। याद रखिएगा, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में। अभी इंडिया का पहला जीएसटी म्यूजियम भी तो बना था गोवा में, जीएसटी म्यूजियम गोवा के अंदर बना था। इंडिया का पहला लीकर म्यूजियम, शराब का म्यूजियम, वो भी गोवा के अंदर बना था। इंडिया का पहला मैरीटाइम म्यूजियम, मैरीटाइम म्यूजियम लोथल गुजरात में बन रहा है। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ओपनली रॉक, ओपन रॉक म्यूजियम, ये कहां पर लगाया गया था, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम तेलंगाना हैदराबाद में। इंडिया का पहला मैरीटाइम म्यूजियम लोथल गुजरात में।
ठीक है। और इंडिया का पहला रॉक म्यूजियम वो कहां पर लगाया गया था, वो लगाया गया था गोवा के अंदर, ठीक है। ये पता चल गया है, ओपन रॉक म्यूजियम लगाया गया था, सॉरी रॉक म्यूजियम, इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम वो तो हैदराबाद में लगा था, तो गोवा में कौन सा लगा था, लीकर वाला, शराब वाला और जीएसटी वाला, जीएसटी वाला और लीकर वाला वो दोनों गोवा में लगे थे, ठीक है। दोबारा बताऊं, मैरीटाइम, मैरीटाइम वाला गुजरात में, लीकर वाला गोवा में, जीएसटी वाला गोवा में और ओपन रॉक हैदराबाद में। चलो, तो पता चल गया। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज एम टू एनहांस द कोल प्रोडक्शन 1.23 बिलियन टन बाय 2025। कोल मिनिस्ट्री कहती है हम कोयले का प्रोडक्शन 1.23 बिलियन टन कर देंगे, 1.23 बिलियन टन कर देंगे 2024-25 तक, ठीक है। कोयले का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 1.23 बिलियन डॉलर, 1.23 बिलियन डॉलर बाय 2024-25, 2024-25 तक 1.23 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन, ठीक है। ये भी पता चल गया। आगे बात कर लेते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इशूड द 5-स्टार रेटिंग टू द फतेहगढ़, FATEH, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उसे 5-स्टार रेटिंग दी है क्वालिटी फूड सर्व करने के कारण। क्वालिटी फूड ये अपने प्रिजनर्स को सर्व करते हैं, क्वालिटी फूड सर्व करने के कारण, क्वालिटी फूड देने के कारण ये जो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, ये अभी हाल ही में इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है। 5-स्टार रेटिंग मिली है किससे, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ईट राइट सर्टिफिकेशन इस जेल को दिया गया है, ईट राइट सर्टिफिकेशन इस जेल को दिया गया है। तो याद रखिएगा, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल कौन सी जेल है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ती है, 5-स्टार मिली है, ईट राइट सर्टिफिकेशन। और अभी थोड़े दिन पहले एक रेलवे स्टेशन को भी 4-स्टार दिए थे, रेलवे स्टेशन को भी 4-स्टार दिए थे, वो भी मैं यहाँ पर बता दूं, भोपाल का रेलवे स्टेशन, भोपाल का रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन बना, इसे 4-स्टार मिले थे। 4-स्टार पाने वाला भोपाल का रेलवे स्टेशन जिसे FSSAI ने 4-स्टार सर्टिफिकेशन दिया है, ईट राइट स्टेशन। तो ईट राइट स्टेशन भोपाल, ईट राइट जेल फतेहगढ़, दोनों बातें याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में किबिथु मिलिट्री कैंप जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम जो है वो रखा गया है इंडिया के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी पर, ठीक है। बिपिन रावत जी पर अभी हाल ही में नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री कैंप का। किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत। तो अब इसका नाम क्या हो गया, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कैंप, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कैंप। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पुराना नाम क्या था, किबिथु मिलिट्री कैंप, ठीक है। चलो, अब बिपिन रावत जी की बात चल रही है, तो जनरल बिपिन रावत जी को कौन सा अवार्ड मिला था, अभी तुम्हें याद है कि हमारे देश का जो सिविलियन अवार्ड होता है सबसे बड़ा भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इस बार 4 लोगों को मिले थे, प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह जी। तो इन 4 लोगों में से एक जनरल बिपिन रावत जी भी है, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जी जिनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फर्स्ट हाईएस्ट तो भारत रत्न होता है, सेकंड हाईएस्ट इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया, किसे, जनरल बिपिन रावत जी को, जिनके नाम पर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम अभी रखा गया है। और उसके साथ साथ PANC पंचलोहा, पंचलोहा का स्टैचू अभी हाल ही में दिल्ली में लगाया गया है जनरल बिपिन रावत जी का। दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में पंचलोहा का स्टैचू लगाया गया है
जनरल बिपिन रावत जी का। तो ये तीनों बातें जनरल बिपिन रावत जी पर है कि बिथू मिलिट्री कैंप का नाम, और साथ साथ इनको पद्म विभूषण मिला था, और अभी इनका पंच लोहा का स्टैचू दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई जनरल बिपिन रावत जी पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज क्या आता है देखना ध्यान से। हर एक न्यूज की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है, सभी को ध्यान से देखना है, किसी को लाइटली नहीं लेना है। फर्स्ट एवर नागा मिर्ची, अरे नागा मिर्ची, नागा मिर्ची, इसको नागा किंग मिर्ची भी कहा जाता है। ठीक है, किंग मिर्ची ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग तो पता है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग भी मिला हुआ है किंग राजा मिर्ची। इसको क्या बोलते हैं, राजा मिर्ची। किंग वही हो गया यार, बात तो वही हो गई। राजा मिर्ची ऑफ नागालैंड, राजा मिर्ची ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। ये अभी पहली बार नागा मिर्ची फेस्टिवल हुआ नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर कोहिमा में ये अभी हाल ही में एक गांव है जिस गांव का नाम है सेइहामा। उस गांव में कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड में ये नागा मिर्ची फेस्टिवल हुआ है पहली बार, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने ऑर्गेनाइज किया। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने ऑर्गेनाइज किया ये स्पेशल फेस्टिवल, नागा मिर्ची फेस्टिवल। नागा मिर्ची फेस्टिवल, और इसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और यही वाले सारे के सारे प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखो, राजा मिर्ची अभी हाल ही में लंदन में एक्सपोर्ट हुई थी। कहां पर, लंदन में एक्सपोर्ट हुई थी। और जीआई टैग देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बनाया हुआ है। पहला पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, उसके साथ ये जीआई टैग का सर्टिफिकेशन होता है। फिर ये इतने सारे प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, चाहे वो अभी बिहार का जर्दालू आम जिसे जीआई टैग मिला हुआ है यूके में गया हो, चाहे वो बिहार के भागलपुर की, बिहार की जो शाही लीची है, ठीक है, बिहार की शाही लीची जो है वो अभी हाल ही में कहां पर गई है, वो बिहार की शाही लीची वो भी यूके में गई है। यूएस और दुबई में गया है मदुरई के जैस्मिन फ्लावर। ऐसे ही जलगांव का बनाना, जलगांव का बनाना। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बिहार की शाही लीची हो, बिहार के भागलपुर का जर्दालू आम हो, ये है भागलपुर का तो, ठीक है, जर्दालू आम हो, ये सारे प्रोडक्ट बाहर भेजे जाते हैं। इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, चाहे वो नागालैंड का स्वीट कुकुम्बर हो, आसाम की जुडीमा राइस वाइन हो, चाहे वो राजस्थान की सोजत मेहंदी जो कैटरीना कैफ ने लगवाई थी, चाहे वो बिहार के मिथिला का मखाना हो, ये सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी अभी लेटेस्ट में बात कर रहा हूं, तो आप सभी को पता है कि अभी लेटेस्ट में सारी चीजों को ना रिसेंट से जोड़ रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ सितंबर के करंट अफेयर्स, लेकिन चल रहा है दिसंबर मंथ। ठीक है, वो पुराने वाले भी उसको नए से कनेक्ट करता चला जा रहा हूँ। कोई ऐसा ना लगे भैया कि पुराने वाले नए के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। हर एक चीज कनेक्ट करके पढ़ोगे तो समझ में भी आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ वो देखना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो देखो 432 प्रोडक्ट अभी तक ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। कितने, 432 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग है कर्नाटक के पास। याद रख लेना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। योर आंसर इज 432 अभी तक टिल डेट। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 432 में से सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट किसके पास है, कर्नाटक के पास है। सबसे ज्यादा कर्नाटका के पास जीआई टैग है। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को, सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटका के पास है। याद रख लीजिएगा। जीआई टैग पहला पहला दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या था जी, जीआई टैग वाला, कि क्वेश्चन तो ये था ना कि अभी नागालैंड की राजा मिर्ची जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, वो राजा मिर्ची फेस्टिवल हुआ है पहला पहला राजा मिर्ची फेस्टिवल अभी नागालैंड में हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर, और आता है हमारा
नेक्स्ट न्यूज ये, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा ये, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पार्टिसिपेटेड इन G20 फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन बाली इंडोनेशिया। हाँ भाई, बाली इंडोनेशिया में G20 के एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। अब सितंबर की बात चल रही है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सितंबर 1 दिसंबर से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है, उससे पहले तो किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास। G20 की प्रेसिडेंसी ऑल ओवर इंडोनेशिया के हाथ में थी। अब इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 से किसके पास आ गई, इंडिया के पास आ गई। तो नेचुरली बात है इंडोनेशिया में तो जाएंगे। अगर इंडिया को सितंबर में अटेंड करने जाना है एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग, तो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। कहां गए थे, बाली, ठीक है, समझ गए। और अगली बार कहां पर होनी है ये भी याद रख लेना, इंडोनेशिया में पिछली बार, इस बार इंडिया के पास, अगली बार ये प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली जाएगी। अगली बार मतलब 1 दिसंबर 2023 से इंडिया के हाथ से प्रेसिडेंसी चली जाएगी और ब्राजील अपने हाथ में ले लेगा। और फिर 2023 के बाद वाली सारी मीटिंग ब्राजील में होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। और G20 में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अमिताभ कांत। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अमिताभ कांत। ये G20 के मेंबर देश है, ठीक है, ये है। स्लाइड भी चाहिए हो ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको लगता है कि स्लाइड में से हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार सर को बोल देना, ठीक है, मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा। चलो आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द 6th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स, जाइमेक्स नाम की एक्सरसाइज, जाइमेक्स, जाइमेक्स नाम से पता चल रहा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में जाइमेक्स एक्सरसाइज हुई बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में इंडिया और जापान के बीच, जिसमें इंडिया की ओर से आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सह्याद्री और उसके साथ साथ आईएनएस कदमत, आईएनएस कावारती, ये पार्टिसिपेट करने के लिए गए। आईएनएस कावारती, कदमत, सह्याद्री, इन्होंने इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो इंडिया की किस देश के साथ हुई, जापान के साथ, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, एक्सरसाइज की बात चल रही है इंडिया और जापान के बीच, एक तो पता चल गया जाइमेक्स हो गई, एक तो पता चल गया जाइमेक्स, एक होती है शिनायु मैत्री, वायु शिनायु मैत्री, एक होती है सहयोग कैजिन, सहयोग कैजिन, सहयोग। जापान में रहने वाले लोग, जापान में रहने वाले लोग धर्म के रक्षक होते हैं, DHARMA, धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन। ये 4 एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जाइमेक्स का नाम आया, बाकी 3 भी देख लो। इंडिया और जापान के बीच कौन कौन सी होती है, जाइमेक्स, शिनायु मैत्री, सहयोग कैजिन और धर्म गार्डियन। धर्म की रक्षा करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, धर्म की रक्षा करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और चिरायु होते हैं, चिरायु मतलब लंबी आयु के होते हैं। तो याद रखना, धर्म गार्डियन, सहयोग कैजिन, शिनायु मैत्री, जाइमेक्स, ये सारी एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती हैं, वो देश का नाम क्या है, जापान। इंडिया और जापान के बीच होती हैं, इंडिया और जापान के बीच ये 4 एक्सरसाइज होती हैं, धर्म गार्डियन, सहयोग कैजिन, शिनायु मैत्री और जाइमेक्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, यही है ना, जो एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये निकालता है एक इंडेक्स जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है ह्यूमन, मानव विकास सूचकांक, जिसमें मानव कितना विकास कर रहा है, किस राज्यों में, किस स्टेट, किस देश में, उसके अकॉर्डिंग देशों की रैंकिंग आती है, ठीक है। जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, जिस देश में सबसे बढ़िया है उसको सबसे बढ़िया रैंक दे दिया जाता है, जिस देश में मॉडरेट है तो मॉडरेट रैंक, लोअर वाले को लोअर रैंक, ठीक है। इंडिया का प्लेस क्या रहा, 132, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का प्लेस रहा 132।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे महबूब उल हल्क। महबूब उल हल्क ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। महबूब उल हल्क ने इसके बारे में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को बताया था कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनकी बात बढ़िया लगी तो उन्होंने शुरू कर दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का प्लेस 132 है। इसमें पहले प्लेस पर आया है स्विट्जरलैंड, ये भी याद रखना है, पहले प्लेस पर स्विट्जरलैंड आया है। इंडिया का प्लेस 132 है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहला HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का प्लेस 132, पहले प्लेस पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। उसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये बातें याद रखनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट ये कहती है जो स्टूडेंट टीचर रेशो है। स्टूडेंट टीचर रेशो होता क्या है? स्टूडेंट और टीचर का रेशो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड अ स्कूल और यूनिवर्सिटी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ टीचर। वो कहते हैं, इन्होंने बोला है, यूनेस्को ने बोला है कि 2010-11 में ये 43% था, जो कम होकर कितना हो गया है? 26%। क्या चीज? स्टूडेंट टीचर रेशो। स्टूडेंट टीचर रेशो 2010-11 में 43 था, अब ये स्टूडेंट टीचर रेशो कम होकर कितना हो गया है? पता चल चुका है, वो हो चुका है 26.3%। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में। और अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी के अंदर पहले ये 33% था, अब ये 18.9 हो चुका है स्टूडेंट टीचर रेशो। क्या चीज? स्टूडेंट टीचर रेशो। ओके, पता चल गया है प्राइमरी में कितना है, पहले कितना था, अब कितना है, और अपर प्राइमरी में पहले कितना है, अब कितना है। ये डाटा किसने दिया? यूनेस्को। यूनेस्को वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ से ना वो भी देख लेना लिटरेसी रेट। वैसे तो तुम्हें एक चैप्टर दे रखा है मैंने सेंसस का। लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? 74.04%। मैक्सिमम लिटरेट कहाँ रहते हैं? केरला में। और मिनिमम कहाँ पर रहते हैं? बिहार में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास हैज become the first Indian institute to join New York based IBM Quantum Network। IBM Quantum Network को ज्वाइन करने वाला इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडिया का पहला आईआईटी, तो वो बना है आईआईटी मद्रास। इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट जिसने IBM क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है। IBM क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जिसमें क्वांटम नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे के सारे रिसर्च, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास पहला ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट बना है जिन्होंने IBM क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन किया है। आईआईटी मद्रास की बात चल रही है, बहुत ही फेमस है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास वैसे भी बहुत ही फेमस है क्योंकि आईआईटी मद्रास ने वो सीवरेज को साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा होमोसैप। आईआईटी मद्रास ने जीता नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता। और अभी अभी सिंधुजा नाम की एक डिवाइस बनाई है जो ये समुद्र के बीच में रख देंगे। जैसे ही वेव्स इनसे टकराएंगी, वेव्स के थ्रू एनर्जी जनरेट होगी। वेव टकराई गई, वेव्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करने वाला एक गैजेट, एक यंत्र, एक डिवाइस जिसका नाम सिंधुजा है। सिंधुजा नाम रखा ना इन्होंने, तो वो किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। तो ये चारों बातें सुन लो। आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बना है। होमोसैप नाम का सीवरेज को साफ करने वाला रोबोट आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आईआईटी मद्रास को मिला है। और सिंधुजा नाम का ऐसा डिवाइस जो एक ऐसा गैजेट है जो ओशियन वेव्स से एनर्जी जनरेट करता है। ओशियन वेव से एनर्जी जनरेट करने वाला जो अभी डिवाइस बनाया है वो किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट न्यूज की और देखना ध्यान से। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा ये, चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इन्होंने ना अभी हाल ही में पेटेंट करवाया है चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मोस, जो इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। वैसे तो इंडिया की स्पेस कंपनी इसरो है, अब तो प्राइवेट को भी लाइसेंस मिल गया था, तो प्राइवेट भी एंटर करने लग गए। तो प्राइवेट जब एंट्री की तो अग्निकुल कॉस्मोस ये बनी ये इंडिया की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी। तो इंडिया की जो प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने अभी डिजाइन का पेटेंट कराया है, अपने मैन्युफैक्चरिंग का पेटेंट करवाया है। तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का भी पेटेंट इन्होंने करवाया है। ठीक है, चलो ये पता चल गया। फिर चलते हैं, वेस्ट बंगाल को मिला है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड ये मिला है वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को दिया गया पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड। ठीक है, जो बेसिकली एफिलेटेड है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन मतलब सिंपल कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है किसको? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को कौन सा अवार्ड मिला? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड। वेस्ट बंगाल की बात चल रही है, तो बाकी सारे न्यूज वेस्ट बंगाल के बारे में यहाँ पर मैंने अटैच किए हैं, जल्दी से आप लोगों को देखना है। सबसे पहला न्यूज, कलकत्ता कलकत्ता के अंदर बनाया गया है अभी हाल ही में फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी नोन एज पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कलकत्ता बना है। उसके साथ साथ अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में चल रही है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो अगले साल कलकत्ता के अंदर ही होना है। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर, वो मैंने बताया था ना एस्कॉन वाले बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी मतलब मंदिर कह सकते हैं या उसको ये कह सकते हैं ना रिलीजियस प्लेस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस कलकत्ता में बनाया जा रहा है। सारी बात एक बार दोबारा सुन लो। एक तो था वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड मिला। वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता में तैयार हुआ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ऐसा करने वाला यह पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है। सी फूड शो, इंटरनेशनल सी फूड शो अगले साल कलकत्ता में होगा। और अभी यहीं पर ही वेस्ट बंगाल में बन रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो एस्कॉन वाले बना रहे हैं। तो ये सारी बातें किससे रिलेट कर रही हैं ये भी पता चल चुका है। ये सारी चीजें रिलेट करती हैं हमारी वेस्ट बंगाल से। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है, देखो अगला न्यूज ये आता है हिंदी राइटर असगर वजाहत, जिनको मिला है 31st व्यास सम्मान। 31st व्यास सम्मान, व्यास सम्मान किसे दिया गया है? असगर वजाहत को मिला 31st व्यास सम्मान, जो इनके लिए, जो इनका प्ले महाबली के लिए दिया गया, जिसमें इन्होंने मुगल एम्परर अकबर एंड पोएट तुलसीदास पर बात की है। उस महाबली के लिए इन्हें क्या मिला है? कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान अवार्ड। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान दिया गया है। और वह व्यास सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है, जो अभी हाल ही में असगर को मिला है।
तो याद रखिएगा असगर जी को कौन सा अवार्ड मिला, व्यास सम्मान। असगर जी को कौन से प्ले के लिए मिला, महाबली प्ले के लिए, महाबली प्ले के लिए व्यास सम्मान असगर। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। और ये तो व्यास सम्मान पता चल गया, उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल में भी सुन लो, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया इंडिया का सबसे बड़ा जो लिटरेसी का अवार्ड है ना, लिटरेरी अवार्ड, साहित्य जगत का, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन तो भारत रत्न हो गया, लिटरेरी अवार्ड जो कौन सा था, ज्ञानपीठ, ये किसको मिला है, इंडिया का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड इस साल मिला दो लोगों को, क्योंकि ना कोविड के चक्कर में पहले दिया नहीं गया था, अब दो को इकट्ठे दे दिया था। ये मिला था नीलमणि फूकन और दामोदर माउजे। नीलमणि फूकन असमी भाषा के पोइट हैं और दामोदर माउजे कोंकणी भाषा के पोइट हैं। इन दोनों को 55th और 56th और 57th ये अवार्ड दे दिए गए, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये किसको मिला, नीलमणि फूकन और दामोदर माउजे। नीलमणि फूकन और दामोदर माउजे, नीलमणि फूकन आसामी भाषा के और दामोदर माउजे कोंकणी भाषा के हैं। इन दोनों को क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, मेन क्वेश्चन ये था, व्यास सम्मान असगर जी को मिला है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेपाल, नेपाल की बात चल रही है ना, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी को जो नेपाल की आर्मी है उसका ऑनर जनरल टाइटल दिया गया, टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा इंडिया के, नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा जो इंडिया के आर्मी के जो चीफ है जिनका नाम मनोज पांडे है, उनको ऑनररी रैंक दिया है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने, ठीक है। विद्या देवी भंडारी जी ने किसको दिया है, मनोज पांडे जी को, क्या, ऑनररी रैंक। चलो आगे बात कर लेते हैं, यूएस ओपन। अरे ये तो तुम्हें पता है कि ना हमारे वर्ल्ड लेवल पर टेनिस के एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन। ये क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस वाले, ओके। एक होते हैं कौन से, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किसके होते हैं, ये भी मैंने पढ़ा रखा है सर, ग्रैंड मास्टर होते हैं चेस के जो होते हैं ना, ग्रैंड मास्टर होते हैं। और एक होते हैं ग्रैंड प्री, ये होती है फॉर्मूला 1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस होती है जो मर्सिडीज या फरारी की गाड़ियों की होती है। तो ये तो पता है, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्री, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड स्लैम टेनिस वाले साल में 4 होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर होता है यूएस ओपन। तो अभी साल के लास्ट में यूएस ओपन हुआ, इसके विनर्स की बात चल रही है। इसके विनर कौन कौन से थे, मेंस में तो कार्लोस अल्कराज और वुमेन्स में ईगा, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। वैसे तो ना इन 4 में 8 लोग जीते होंगे, 4 में 8 लोग, मेंस में वुमेन्स में, मेंस में वुमेन्स में, सारों की लिस्ट मैंने दी है। साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, मेंस में राफेल, वुमेन्स में एशले। साल का दूसरा फ्रेंच ओपन, मेंस में राफेल ने पिछले वाला भी जीता था मेंस में, ठीक है। और ईगा ने जीता है फ्रेंच ओपन। उसके साथ साल का तीसरा विंबलडन नोवाक जोकोविच और एलिना ने जीता। और साल का चौथा यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज और ईगा। तो यहाँ पर ना 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 जीते हैं। एक तो ये देख लो, एक तो ये जो राफेल नडाल है, उन्होंने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया, और दूसरा कौन सा जीता है, उन्होंने फ्रेंच ओपन। फिर ईगा ने जीता एक तो फ्रेंच ओपन और दूसरा यूएस ओपन। ये सारी बातें याद रखनी है, चारों के चारों ग्रैंड स्लैम मैंने लिख दिए हैं, और इनके विनर्स आपको याद रखने हैं, और इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही चलता है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और उस लास्ट में होता है यूएस ओपन। यही इसका सीक्वेंसिंग चलती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इंडिया के बॉक्सर बिरजू शाह जो
जो जिन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम्स में भी। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है जमशेदपुर झारखंड के अंदर। ये इंडिया के पहले ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों में मेडल जीता हुआ था। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ दोनों में मेडल जीते हुए एक पर्सन जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, बिरजू शाह। बिरजू शाह, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, अब यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। कॉमनवेल्थ अभी कहां पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे ना, बर्मिंघम इंग्लैंड में। आगे कहां पर होने हैं? कॉमनवेल्थ अभी तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, आगे होने हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और एशियन गेम्स, एशियन गेम्स अभी ये चाइना के अंदर होने थे लेकिन ये टल गए, 2023 में होंगे। याद रखो, एशियन गेम्स 2023 में होने हैं, फिर 26 में जापान में, 30 में कतर में, 34 में सऊदी अरेबिया में। 4-4 साल के बाद होते हैं अपकमिंग स्पोर्ट्स के वेन्यू। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉमनवेल्थ आने वाले विक्टोरिया में, एशियन गेम्स आने वाले चाइना में। ठीक है, ये होने हैं। अभी नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी जिनके नाम से वो जेवेलिन डे भी डिक्लेयर हुआ था। नीरज चोपड़ा जी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन प्रेस्टिजियस जूरिच डायमंड लीग फाइनल। जूरिच डायमंड लीग जो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई, जिसके फाइनल में जीतने वाले पहले इंडियन बने थे। पहले इंडियन कौन बने थे? ये बने हैं नीरज चोपड़ा। जूरिच फाइनल लीग को जीतने वाले पहले इंडियन नीरज चोपड़ा। पहले इंडियन नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जी के नाम से हर साल 7 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? जेवेलिन डे, क्योंकि इस दिन ये गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक है, ये भी पता चल गया। आगे बात करते हैं डेज के ऊपर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग लर्निंग स्पेस, SPACS स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ट्रांसफॉर्मर लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, जो इस बार का थीम रखा गया था लिटरेसी डे का। ठीक है, लिटरेसी डे। और उसके साथ साथ इंजीनियर डे। इंजीनियर डे कब मनाते हैं सर? हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? एम वैश्वेश्वरैया जी की याद में। एम वैश्वेश्वरैया जी की याद में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। तो ये लिस्ट आप लोगों को दे रखी है ना पहले। यूथ डे किसकी याद में मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में पराक्रम दिवस, यूनिटी डे, साइंस डे, गुड गवर्नेंस डे, स्टैटिस्टिक्स डे, सद्भावना दिवस, एंटी टेररिज्म, डॉक्टर डे, ठीक है, नॉन वायलेंस डे, एजुकेशन डे, स्टूडेंट डे, मिल्क डे। ये लिस्ट एक बार आप लोगों को नजर मारनी है सारी की सारी। ठीक है, इसमें इस लिस्ट में वो नाम है जिनकी याद में कोई ना कोई डे मनाया जाता है और इंडिया के फेमस पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, ये सारे इंडिया के फेमस पर्सनैलिटीज और उनकी याद में कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं, उनके बारे में ये सारी बातें थी। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सितंबर के वीक 2 के, है ना। अगली क्लास में बात करेंगे सितंबर के वीक 3 पर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू